मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगातार चल रही हमारी बात जो आपके लिए है कुछ खास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाया हूं मैं आपके लिए महत्वपूर्ण बात। फिर देर किस बात की है मेरे दोस्त, जल्द से जल्द जुड़ जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जी हाँ, जो हमारा इससे पहले क्लास थी उसमें समस्त बच्चों ने क्या गजब के कमेंट्स किए, क्या क्या बातें रखी। कहीं सर आप अभी जो वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित बातें हम लोगों के सम्मुख रखे, एक इंडियन जियोग्राफी से भी संबंधित बातों को आप रख दीजिए ताकि हमारा एग्जाम आसान हो सके। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, आज हम इंडियन जियोग्राफी से संबंधित समस्त प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन है टफ, तो इससे थोड़ा नाता जोड़िए, ठीक है। ये नहीं कि सरल सरल प्रश्नों को ही देखिए, हर तरह के प्रश्न होते हैं ऊपर नीचे। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित उच्चावन आकृतियों पर विचार कीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, फिर लिखा है खांसी की पहाड़ी। लिखा क्या है नीचे, इसको पढ़ना कभी भी मत भूलिएगा। कह रहा है उपरयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर किधर लगाना है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है मेरे दोस्त। और अगर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है तो फिर इनको लगाना सेट करना शुरू कर दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला कहाँ है भैया, ठीक है यहाँ है। फिर मैकाल पर्वत श्रृंखला भी आपका यहाँ है। छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ झारखंड वाला पार्ट यहाँ पर है, मैकाल महाराष्ट्र के क्षेत्र। और आपका खासी कहां पर है, मेघालय में है। तो कहने का मतलब यार जैसे है तैसा रखना है, पश्चिम से पूर्व ही तो रखना है। ये ऑलरेडी सिर्फ नाम लिखा है, कहने का मतलब ये ऑलरेडी सेट ही रखा है। थोड़ा इधर उधर घुमाता ना तो दिक्कत करता, कसम से दिक्कत करता। थोड़ा सा क्या कर देता, जैसे मैकाल पर्वत श्रेणी को खासी के पहले ला देता और साथ ही साथ महादेव को लास्ट में लाता, तब आपके दिमाग में जी हां संशय उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, प्रश्न तो यहां से लाजवाब आने वाले हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर के गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा से। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है, तो राजस्थान से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। क्या, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है। देखिए दोस्तों, ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाएंगे अब आने वाले समय में या तो पश्चिम से पूर्व या तो पूर्व से पश्चिम कर्क रेखा से प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम पश्चिम से पूर्व देखें तो सबसे पहले गुजरात राज्य जाता है। कौन आता है, गुजरात आता है। फिर राजस्थान आता है दोस्तों, फिर आपका मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है। क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है। क्या, झारखंड आता है। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल आता है, फिर त्रिपुरा आता है और उसके बाद मिजोरम का स्थान बनता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मिजोरम का स्थान बनता है। तो इस तरह दोस्तों आपसे अब चाहे पश्चिम से पूर्व पूछे या फिर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, आपका सभी के पास जवाब होगा। तो यहां से उड़ीसा से नहीं जाती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा यहां पर देख लीजिए दोस्तों, जैसे यह पृथ्वी है तो पृथ्वी पर यह है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है आपकी कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री क्या है, साउथ में मकर रेखा स्थित है। अगला प्रश्न आपका, बांग्लादेश से निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी राज्य संबंध रखते हैं। बांग्लादेश से कौन कौन रखता है दोस्तों, मेघालय रखता है, मिजोरम रखता है, लेकिन आपका सिक्किम
सिक्किम नहीं रखता है। बांग्लादेश से सिक्किम की बॉर्डर सीमा नहीं लगती है। साथ ही साथ आपका पश्चिम बंगाल की सीमा सर्वाधिक क्या होती है, बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा की सीमा लगती है और त्रिपुरा के तो तीनों तरफ से बांग्लादेश ही स्वयं है। याद रखिएगा दोस्तों, आपकी मेघालय से लगती है, असम से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, लेकिन दोस्तों आपके सिक्किम राज्य से नहीं लगती है। इसलिए आपका एक और दो सही है, बाकी ये तीसरा नहीं है दोस्तों। तो यहां से भी बांग्लादेश की भारत के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। कितना लगती है, ये 4096 जी हाँ दोस्तों 7 के आसपास किलोमीटर लगती है आपके बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ है। और आगे आपको बता दे शून्य रेखा कहां पर है, तो भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में ही शून्य रेखा स्थित है। ऐसा प्रश्न भी बना है, याद रखिएगा दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा। अगला क्या कहता है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, याद रखिएगा हरियाणा। लेकिन कब के अनुसार, जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार है। लेकिन अभी जब दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चली, उसके तहत हरियाणा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों। आपको बता दे वर्तमान में इसका जो लिंगानुपात दर्ज किया जा रहा है वह 922 के आसपास है। कितना, 922 के आसपास है। और 2016 में जो लिंगानुपात वह 900, कहने का मतलब 1000 पुरुषों में 900 अगर 22 लड़कियां या महिलाएं हैं, लड़के और लड़कों को लेकर के, तो कहने का मतलब दोस्तों गजब का परिवर्तन आया है। और दोस्तों मानसू झिल्लर और आपकी जब साक्षी मलिक जैसे भारतीय महिलाएं बाहर निकल करके आती हरियाणा राज्य से, तो दोस्तों याद रखिएगा नहीं, बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धाओं में भारत को अच्छा स्थान दिला करके हरियाणा राज्य का नाम रोशन की थी। तो इस तरह आपको नहीं यहां से भी बात समझ में आ रही होगी। जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात 1084 केरल का है, जनगणना 2011 के अनुसार। तो यहां से भी प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है दोस्तों वह कौन है। पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वह बिहार का है। कितना है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है यहां पर। ठीक है दोस्तों, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ रहते हैं। मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 1106 लोग रहते हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और कितना है जनसंख्या घनत्व यहाँ का, तो मात्र 17 बताया जाता है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली है। कौन सा है, दिल्ली है। दिल्ली की जो जनसंख्या रही है दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार वह लगभग 1,80,00,000 के आसपास थी। इस समय 2 करोड़ क्रॉस कर चुकी होगी दोस्तों। तो कहने का मतलब 2 करोड़ के आसपास जनसंख्या दिल्ली की है। दिल्ली आपका पता होना चाहिए एक विधानसभा क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और जो विधानसभा की सीट है वह कितनी है दोस्तों, 70 है। और साथ ही साथ यहां पर किसकी सरकार है, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है। किसकी है, अरविंद, ठीक है, केजरीवाल की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार है दोस्तों, केजरीवाल जी की सरकार है। और लगातार 2014 से पहले से देखा जा रहा है दोस्तों इन्हीं की सरकार बनी हुई है। इसके साथ ही साथ और आगे आप देखिएगा नहीं जो सिलसिला चल
चल रहा है यहाँ पर वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? आखिर दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो दिल्ली है, ठीक है, यहाँ 7 जी हाँ लोकसभा की सीट है और 3 राज्यसभा की सीट है, ये भी बातें हैं। दूसरा है आगे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। दोस्तों जज्बा होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। जीता वही है जिसमें जान है, हारा वही है जो क्या है दोस्तों, एकदम अपने आप को मान लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, और जिसने ठान लिया है उसने करके दिखाया है। क्या आप में भी क्षमता है? और अगर क्षमता है तो एक बार लाइक करके हमको बताइए कि हां आप लेंगे। जी हां दोस्तों, दरवाजा खुला है जिसके लिए जो लड़ता है। दोस्तों याद रखिएगा, तो जज्बा हमेशा बना करके रखिए। जनसंख्या के दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों में कौन कौन आते हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार। जी हां, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर बिहार का स्थान आता है। दोस्तों ये बातें हैं आपके लिए, तो इस पे बात ही नहीं करना है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, अभी हाल ही में हुए पिट एग्जामिनेशन में जो सेकंड मीटिंग का पेपर था वहीं का यह प्रश्न है दोस्तों। सिक्किम आपका सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? गोवा है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं सिक्किम की जनसंख्या 6,10,000 के आसपास है। ठीक है, ये जानना चाहिए दोस्तों, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु 2 बार दिया है, कोई बात नहीं है। तो यहां पर जो आंध्र प्रदेश है वह सही है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। दोस्तों यह भी पता होना चाहिए, बहुत बड़ी परियोजनाओं में से एक है नागा अर्जुन सागर परियोजना। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है दोस्तों? तो यह हुगली नदी है। हुगली नदी गंगा की ही एक शाखा है दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी पर जाती है। दामोदर नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यह दोनों नदियां मिल करके नहीं क्या करती हैं, बहुत बड़े मुहाना का निर्माण करती है, मुख का निर्माण करती है जहां पर गिरती है। इसलिए आपको हुगली नदी के बारे में समझना चाहिए। ये जो बैराज है ना दोस्तों, आपका फरक्का बैराज का नाम सुने हैं, वहीं के जस्ट आगे से हुगली नदी निकलती है दोस्तों, गंगा की शाखा के रूप में। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है दोस्तों। आपका मालवा पठार का नाम आपने सुना होगा। उज्जैन किस नदी के तट पर है? जी हां दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर किस नदी पर? जी हां, ये सारी चीजें आप समझ में आ गया होगा। क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी के बारे में जितनी बातें की जाए कम, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है चंबल नदी। चंबल नदी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदियों में से एक है और सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। राजस्थान का कोटा, जी हां दोस्तों, चंबल नदी से संबंधित है। चुलिया जलप्रपात का संबंध, जी हां दोस्तों, इसी से है। और आपको बता दे कि जो आपकी चंबल नदी है यह सबसे ज्यादा बीहड़ बनाने वाली नदी है। बीहड़ का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज्यादा यह नदी क्या करती है? कटाव करती है। बहुत ज्यादा क्या करती है? कटाव करती है। साथ ही साथ दोस्तों यह वही चंबल नदी है जिसके पास अभी भी गौरैया, देखे होंगे उत्तर प्रदेश गौरैया दिवस मनाता है। क्यों? क्योंकि गौरैया की प्रजातियों पर क्या हो गया था दोस्तों? खतरा उत्पन्न हो रहा था, गौरैया गायब हो रही थी। इसीलिए गौरैया दिवस मनाने की घोषणा अखिलेश सरकार ने किया था। आपको याद होना चाहिए आज भी चंबल के घाटियों में गौरैया का बहुत बड़ा झुंड देखने को मिलता है। साथ ही साथ चंबल
चंबल नदी जो है यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, जो यमुना के दाएं तरफ से मिलती है दोस्तों। इस तरह आप इसके बारे में जितनी बात करें उतना कम है, ठीक है। गांधी सागर आपने बहुत सारे जलप्रपातों का नाम सुना होगा, बहुत सारे बांधों का नाम सुना होगा, तो उसमें चंबल नदी का अग्रणी स्थान होता है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि यह नदी सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है, क्योंकि यह नदी सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है। मार्ग बदलने के कारण बिहार में जो इसके आसपास के गांव क्षेत्र हैं वहां पर बाढ़ आती है। इसीलिए इस नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी जो सहायक नदी है वह गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं दोस्तों, जबरदस्त बच्चों, 40 लाख से अधिक लोगों ने हम पर विश्वास किया है। जबरदस्त श्रृंखला चल रही है दोस्तों। अब आप सभी का लाइव टेस्ट होने वाला है। जी हां दोस्तों, कौन कौन बच्चे तैयार हैं एक साथ एक ध्वनि में नहीं अपने आप को भीम सर से जुड़ने के लिए, लाइव टेस्ट के लिए मैदान? और ये 40 लाख बच्चों में अपनी प्रतियोगी परीक्षा का दे करके रिजल्ट जब प्राप्त करेंगे तब आपको गर्व फील होगा दोस्तों। तो आप सभी लोग उसके साथ जुड़िए और हमारे साथ जुड़ करके जी हां दोस्तों प्रश्नों को हल करिए। सभी बच्चों का एक रैंक निश्चित किया जाएगा। कौन मारता है प्रथम बाजी, कौन मारता है दूसरी बाजी और कौन मारता है अंत की बाजी, ये सारी चीज देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हम उसका जी हां दोस्तों लाइव सॉल्यूशन भी कराएंगे। ऐसी सारी चीजें अब हम लोग सोच चुके हैं और करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। तो सभी प्रतियोगी भागी छात्र हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़े और लाइव के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि श्रृंखला आगे बहुत जबरदस्त चलने वाली है। तो दोस्तों दिए गए नंबर पर कोई भी समस्या होती है कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको बैचेस अगर कोई परचेज करना है तो उसके लिए भी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को, ये बहुत चिंदी चोरी प्रश्न है, गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना के नाम से मिलने के बाद मेघना के नाम से प्रवाहित होती है। क्या गजब के प्रश्न बन जाते हैं एक से एक, और ये बांग्लादेश में ही है। जबकि सांगपो नदी जो तिब्बत की राजधानी लासा है उस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा को सांगपो के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आंसर पद्मा है, ठीक है। इस गंगा नदी का अगर हम देखें तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गोमुख हिमनद से होता है। गोमुख हिमनद, ठीक है, गोमुख हिमनद से होता है। और हिमनद से होने के बाद जी हां दोस्तों उत्तराखंड से आगे जा करके नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके नहीं, जी हां दोस्तों बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल से आपका नहीं जा करके बंगाल की खाड़ी में, मतलब बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। तो इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां होती हैं। जी हां, चाहे आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों इसकी यमुना सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। बाकी रामगंगा, गोमती, कोसी, ठीक है, सोन, टॉस, गंडक, ऐसी बहुत सारी प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, गारो, खासी और जैंतिया जो पहाड़ियां हैं वह किस राज्य में हैं? दोस्तों मेघालय आज अगर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बना है तो इन्हीं पहाड़ियों के कारण हुआ है, क्योंकि जो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये कीप प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसके कारण जो दक्षिणी पश्चिमी
मानसून, क्या दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब प्रवेश करता है तो बाहर नहीं निकल पाता है, इसी के कारण यहां पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। मासिनराम मेघालय वह स्थान है जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। दूसरा जो है वह चेरापूंजी है दोस्तों। तो इस तरह आप यहां से भी सोच सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है और पूरा क्षेत्रफल जो है लगभग 2.4% के आसपास होता है, ये जानना चाहिए। साथ ही साथ आपका ये जान करके अच्छा लगेगा कि भारत से सबसे बड़े जो देश है क्षेत्रफल में वह रूस है, कनाडा है, ठीक है ना दोस्तों, फिर आपका यूएसए है, फिर आपका चीन है, फिर आपका ब्राजील है, ठीक है, ब्राजील है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपका भारत आता है, याद रखिएगा 7वें नंबर पर आता है। इसके बाद अर्जेंटीना हन का नाम आता है, फिर कजाकिस्तान हन का नाम आता है। तो इस तरह आप यहां से भी देख सकते हैं। थार मरुस्थल कहां स्थित है? तो थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में है। गोडावन नामक पक्षी यहां पर पाया जाता है। थार मरुस्थल जो भारत में है वह विशेष करके राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिलता है। कहां पर भैया? राजस्थान के क्षेत्र में है। तो यहां से भी जानना आपके लिए जरूरी है। जनसंख्या जो सर्वाधिक किसी मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है वह थार मरुस्थल में ही है। तो इस तरह दोस्तों यहां से भी देख सकते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितनी राज्यों से? 8 राज्यों से ही यह गुजरती है। तो इस तरह आप यहां से भी देख सकते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वह 3214 किलोमीटर है। कितना? 3214 किलोमीटर है। इंदिरा काल से लेकर के, जी हां दोस्तों, कहां तक? इंदिरा काल से लेकर के, कहां से? इंदिरा काल से लेकर के कन्याकुमारी तक की बात होती है। किसकी? कन्याकुमारी तक की बात होती है। ये जान लीजिए। जो आपका दक्षिणी वाला पॉइंट है वो कहां है? वह आपका इंदिरा पॉइंट, वो दूसरा प्रश्न बनता है। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है दोस्तों वह किबुथु से लेकर के, किससे? किबुथु से लेकर के आपका कहां तक? गौरा माता या मोतीहार भी कहते हैं इसको, गौरा माता तक की जो लंबाई है दोस्तों वह 2933 किलोमीटर है। कितना? 2933 किलोमीटर है। तो इस तरह दोस्तों यहां से भी देख सकते हैं। रेड क्लिफ रेखा कौन सी रेखा है दोस्तों? कहां है? तो रेड क्लिफ मतलब, रेड मतलब खतरा, तो भारत के लिए खतरा कौन है? पाकिस्तान है। तो कहने का मतलब पाकिस्तान और भारत के बीच में, जी हां दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा है जिसका निर्धारण 17 अगस्त, ठीक है, 17 अगस्त 1947 में हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। कौन सी है? डूरंड रेखा है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। तो इस तरह दोस्तों यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट है। कहां पर है दोस्तों? यह ग्रेट निकोबार में है। बड़ा निकोबार भी कहते हैं इसको, तो ग्रेट निकोबार में है। जबकि उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है और इंदिरा काल जो है वह कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। जबकि पूर्वी बिंदु किबुथु है, यह कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है।
है, जबकि पश्चिमी बिंदु जो है वह गौरा माता या फिर गुहार मोती है दोस्तों, यह कहां पर है, यह गुजरात में है। तो इस तरह यहां से भी देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट यहां पर सुदूरतम दक्षिणीय बिंदु है। अगला प्रश्न आने से पहले हमारे यहां जबरदस्त बैचों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। टेट हो, सुपर टेट हो, हिंदी इंडिविजुअल क्लास या मैथ इंडिविजुअल क्लास की बात के साथ साथ लेखपाल और आरओ यारो जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जबरदस्त ऑफर के साथ बम्पर ऑफर दशहरा और दीपावली का चल रहा है। आप सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं और गजब से अपनी प्रतियोगी परीक्षा का परचम लहरा सकते हैं। दोस्तों आजकल आदमी के लिए जानना चाहिए बहुत कुछ चीजें बहुत आसान हो चुकी हैं। भारतीय मानक समय को योम्योत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा यह है, मानक समय रेखा जो ग्रीनविच से जाती है। भारत की मानक समय रेखा कुछ ऐसी गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा क्या होती है, कुछ ऐसे गुजरती है। तो यहां से भी बातें आपको समझना चाहिए। भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है, 22.5 डिग्री क्या होती है दोस्तों, यहां पर डिग्री का साइन लगाइएगा, ये नहीं है। 82.5 डिग्री क्या होती है, पूर्वी देशांतर से गुजरती है ना। अगर पूर्वी देशांतर से गुजरती है तो नो डाउट जो भी मानक समय से पूर्व जाते हैं उनको समय का लाभ होता है, जो लोग पश्चिम में जाते हैं उनको समय का हानि होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के गति के अनुसार अगर हवा तेजी से चल रही है और आप हवा की दिशा में ही तेजी से दौड़ रहे हैं तो दोस्तों आपको सहायक हो जाएगा। पानी की धारा में अगर आप प्रवाहित मतलब तैरना चाहते हैं तो बहुत जल्दी से पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो दोस्तों जो उसका बल है, फोर्स है, वह आपको क्या करेगा, रोकेगा, और रोकेगा तो गति में भी रुकावट आएगी। इसलिए यहां पर समय की भी हानि होती है जिस तरह यहां पर दिखाया गया है। तो कहने का मतलब यह है जो मानक समय रेखा है वह भारत से क्या है, 5.5 घंटे आगे है ना। कितना, 5.5 घंटे आगे है। और 5.5 घंटे आगे का होने का कारण क्या है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है दोस्तों, 4 मिनट होता है। और ये आया कहां से है तो इसके बारे में देख लीजिए। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आया क्या है, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी का यह पूरा सर्किल कितना है, 360 है। पूरा 360 घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है, 24 घंटा लेती है। जब इसको काटोगे तो शायद 15 आपको प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब याद रखिएगा नहीं दोस्तों, 1 घंटे में पृथ्वी जो घूमती है वह 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है, 15, जी हाँ दोस्तों, डिग्री घूमती 1 घंटे में। तो दोस्तों अगर हम 1 मिनट में देखेंगे कितना घूमेगी तो 60 मिनट होता है, 15 से भाग देंगे तो 4 आएगा। 1 डिग्री में जो पृथ्वी को घूमने का समय लगता है वह 4 मिनट लगता है। इसीलिए दोस्तों यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। अब देखिए, अब 82.5 डिग्री भारत क्या है, पूर्वी देशांतर में है। तो जो लोग इधर जाएंगे प्रत्येक डिग्री पर उनको 4 मिनट का लाभ होगा। हर 15 डिग्री में 1 घंटे का लाभ होगा। तो 180 डिग्री घूमेंगे तो 12 घंटे का लाभ होगा। और इसी तरह इधर क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। तो भारत क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी में है तो आगे है ना। अगर अब 82.5 को अगर हम लोग ऐसे लिख दे 82.5, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है 330 कितना डिग्री, ठीक है, 330 डिग्री आएगा। और अगर इसी को घंटा में बदलेंगे दोस्तों तो 60 से भाग देंगे तो आएगा आपको 5.5 और ये कितना होगा, घंटा हो जाएगा ना। तो 5.5 घंटा आगे। तो देखिए दोस्तों मानक समय रेखा की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। जो भारत में मानक समय रेखा गुजरती है वो 5 राज्यों से होकर के जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन भारत के बारे में सही नहीं है, सही उत्तर का चयन हेतु कूट का चयन करिए। लिखा है दोस्तों, भारत
भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है? नहीं दोस्तों, 7वां है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। यह स्थल मंडल में कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, एकदम सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में है, ये भी गलत है, क्योंकि आप जब भारत की स्थिति देखेंगे दोस्तों, तो जब आप भारत की स्थिति देखेंगे तो कर्क रेखा यहां से जाती है दोस्तों, तो कहने का मतलब इधर तो उष्णकटिबंधीय है, इधर नहीं है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय है, इसलिए यह गलत हो जाता है। 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से यह निर्धारित किया जाता है मानक समय रेखा, एकदम सही है। तो 2 और 4 सही है, बाकी दोस्तों गलत है 2। तो इस तरह यह भी सही हो जाता है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो तटीय राज्यों की संख्या है दोस्तों, वह आपको पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। यहां पर है गुजरात, ठीक है ना दोस्तों, गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, ये गोवा है, ये कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक है, ये आपका केरल है। 5 तो इधर हो गए, फिर इधर तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, याद रखिएगा। इधर आपका आंध्र प्रदेश है, इधर आपका उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा सरकार तट, और इधर आपका पश्चिम बंगाल। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, 5 राज्य इधर, 4 राज्य पूर्व में, तो कुल मिलाकर के 9 राज्य तटीय राज्य हैं। सर्वाधिक लंबी सीमा जो है उत्तर प्रदेश की है, सबसे छोटी जो अर्थात जलीय तटीय सीमा है वो गोवा की है। तो इस तरह दोस्तों यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की चोटी जो सबसे ऊंची है वह अनाईमुड़ी है, जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर है। कहां पर है? अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर है। यह विशेष करके, जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु जो राज्य है, तमिलनाडु, वहां पर देखने को मिलेगा। और जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, वह आपको तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में फैली दिखाई देगी, लेकिन विशेष करके तमिलनाडु में ये भी है, ठीक है, तमिलनाडु में ये भी है। इसी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर के आसपास है, ठीक है, कभी कभी 96 भी मीटर दिखा है। लेकिन वहीं पर आपके नीलगिरी ऊंची चोटी जो है वह डोडा बेटा है, ठीक है ना दोस्तों, डोडा बेटा है, याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई चोटी 2636 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। तो इस तरह दोस्तों आप यहां से भी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो पश्चिमी और पूर्वी दोनों का मिलान करवाती है, तो यहां से भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती आश्रम भी है दोस्तों, जिसकी स्थापना का आधारशिला महात्मा गांधी जी देखे होंगे, वहीं पर रहते थे। साबरमती आश्रम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, गुजरात में है यह आश्रम, आपको पता होना चाहिए। गुजरात की सबसे प्रदूषित नदियों में एक है साबरमती, जो खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है दोस्तों। तो मांडवी आपकी नहीं, जो मांडवी दिया है ना दो, वह गोवा में प्रवाहित होती है। फिर इसके बाद आपका ताप्ती नदी का स्थान आता है। किसका? ताप्ती नदी का स्थान आता है, ध्यान दीजिएगा, ताप्ती नदी का स्थान आता है। यहां पर आपकी जो ताप्ती नदी है वह यहाँ पर बहती है, ताप्ती नदी, और फिर इसके ऊपर ब्रह्मपुत्र नहीं नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। फिर इसके ऊपर माही नदी आपका आती है। क्या? माही नदी। तो दोस्तों ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो अब क्या दिक्कत क्या है, लगा दीजिए दोस्तों। किस तरह देखा है? दक्षिण से उत्तर ना, तो मांडवी पहले स्थान पर आएगी, फिर इसके बाद कौन आएगा? ताप्ती आएगी, फिर इसके बाद नर्मदा, फिर इसके बाद माही नदी। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर आपका सी में है। इसलिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। भ्रंश घाटी में सर्वाधिक बहने वाली नदी भी नर्मदा नदी है। अमरकंटक पर्वत श्रेणी से यह नदी निकलती है, खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, भरूच के पास है। सरदार सरोवर बांध इसी में है। जी हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, फिर कभी कुछ और भी रखने दीजिए,
दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत दीजिए। निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। माय गॉड, यह भी कोई मामूली प्रश्न नहीं है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए सबसे ऊपर गोदावरी बहती है, जो 4 नदियां दिया है उसमें गोदावरी सबसे ऊपर है। फिर दोस्तों कृष्णा नदी है, ये सब बंगाल की खाड़ी में जाती है। फिर उसके बाद कावेरी नदी है और फिर उसके बाद वैगई नदी है। यही 4 नदियां दिया है शायद आज। जी हाँ, तो इन्हीं को क्या लगाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर कि उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है दोस्तों। तो गोदावरी जहां होगी वो पहले स्थान पर आएगी, फिर इसके बाद कृष्णा नदी आएगी, फिर इसके बाद कावेरी आएगी और फिर इसके बाद वैगई आएगी। तो 4 2 3 1, 4 2 1 3, गजब। 4 2 3 1 होगा ना, 4 2 3 1। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा दोस्तों, एक सही होगा। ये जान लीजिए, ये नहीं सही होगा, ये बातें ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बातें करते हैं। अगला प्रश्न, भारत की रूर किसे कहते हैं? भारत की रूर महानदी, स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी, हुगली नदी। भारत की रूर दामोदर नदी को कहा जाता है। जिस तरह विश्व का रूर आपकानी राइन नदी को कहा जाता है, उसी तरह भारत का रूर आपकानी क्या है, दामोदर नदी है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इसके बेसिन में कोयला का अत्यधिक होता है दोस्तों उत्पादन, इसीलिए भारत की काली नदी के नाम से भी जानी जाती है। इसका उद्गम जो है झारखंड के पास छोटा नागपुर पठार से होता है, नागपुर पठार से होता है। यह नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है, बंगाल के शोक के नाम से भी जानी जाती है। यह भी बातें आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ दामोदर नदी जो है हुगली नदी की सहायक नदी है। किसकी? हुगली नदी की सहायक नदी है। दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हिम्मत नहीं हारना। जी हाँ दोस्तों, ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, हिम्मत मत हारना, सफलता निश्चित मिलेगी। जल्द से जल्द जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक करिएगा, नहीं लाइक मत करिएगा। मुझे कुछ ऐसी चाह नहीं, दिखावटी प्यार मुझे नहीं चाहिए। अगर साथ देना है तो अंत तक दीजिए और बने रहिए अपने साथ। दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए दोस्तों, एक दो प्रश्न बनता है। एक, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा आपको पता होना चाहिए, गोदावरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गोदावरी कहते हैं। जबकि दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। यह अपने आप में बहुत ही शानदार बातें हैं, तो इसको प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, सभी बच्चों का स्नेह प्यार हम पर बना हुआ है। लगातार बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, क्या गजब की बातें हैं यहाँ पर। दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कावेरी नदी पर भी मेला लगता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा। जब साउथ की मूवी आप देखेंगे, साउथ की मूवी जैसे महेश बाबू हैं, बहुत सारे हीरो हैं ना आपके, नहीं याद रखिएगा, नहीं धनुष हरेन है, तो इस तरह उनकी जब मूवी देखेंगे तो ज्यादातर कावेरी नदी का सीन आपको दिखाई देता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस नदी से? जी हां दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, इस समय यह उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। ये बातें भी जानना चाहिए। और राम गंगा इसी के बीचों बीच से जाती है दोस्तों, यह याद रखना। भारत का पहला, जी हां दोस्तों, नेशनल पार्क जो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है। तो दोस्तों इस तरह आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेतवा नदी मिलती है, बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। यमुना जी की बहुत सारी सहायक नदी है दोस्तों, जिनमें से चंबल आती है,
केन आती है, ठीक है, बेतवा आती है, बेतवा आती है, सिंध आती है, सिंध, ठीक है। तो इस तरह ये बहुत सारी नदियां हैं, हिंडन भी इसी की सहायक नदी है। तो कहने का मतलब बहुत सारी सहायक नदियां हैं। और अभी केन बेतवा लिंक परियोजना भी चल रहा है। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? सह्याद्री से होता है क्या? जी नहीं दोस्तों, ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास से होता है कावेरी नदी। कावेरी नदी जल विवाद कई बार आपने सुना होगा। कावेरी नदी जल विवाद विशेष करके कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु के बीच में है। किसके बीच में? तमिलनाडु के बीच में है विशेषकर। लेकिन दोस्तों इसका विवाद केरल राज्य से भी जुड़ा है और पुदुचेरी से भी जुड़ा है, यहां से भी बात है। शिव समुद्रम बांध परियोजना इसी नदी के तट पर है, याद रखिएगा। यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? यमुना नदी का उद्गम बंदर पुक्ष उत्तराखंड यमुनोत्री नामक स्थान जो हिमनद है दोस्तों वहीं से होता है। गोमुख हिमनद नहीं है इसका, यमुनोत्री नाम है इसका, ठीक है। यमुनोत्री याद रखेगा, यमोत्री या यमुनोत्री भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो यमुनोत्री लिख लीजिएगा। तो वहां से होता है दोस्तों, यह उत्तराखंड में है। कहां पर? उत्तराखंड में, वहीं से होता है। और यह आकर के इलाहाबाद प्रयागराज के पास क्या होती है? गंगा नदी मिल जाती है। और यमुना नदी आपके आगरा, दिल्ली, कौशाम्बी, ETC नामक मतलब भैया स्थानों से प्रवाहित होती है। रुद्रप्रयाग आपका दिया है, नंद प्रयाग दिया है, कर्ण प्रयाग दिया है, देव प्रयाग दिया है। देवप्रयाग तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से होता है, ठीक है। जो देवप्रयाग होता है वह आपका क्या होता है? भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से होता है। रुद्रप्रयाग, नंद प्रयाग, तो दोस्तों नंद प्रयाग आपका नंदाकिनी और अलकनंदा का जहां मिलान होता है वहां नंद प्रयाग का निर्माण होता है। वहां पर क्या होता है? नंद प्रयाग का निर्माण होता है। साथ ही साथ दोस्तों रुद्रप्रयाग जो होता है वह अलकनंदा, मंदाकिनी और कर्ण प्रयाग जो है आपका अलकनंदा, पिंडार के मिलने से बनता है। तो इस तरह दोस्तों ये 5 प्रयाग हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। कौन कौन प्रयाग है? विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, ठीक है। फिर आपका नंद प्रयाग है, फिर आपका कर्ण प्रयाग है, फिर आपका याद रखिएगा दोस्तों साथ ही साथ रुद्रप्रयाग है, और फिर आपका देव प्रयाग है। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, देव प्रयाग है। ये 5 प्रयाग हैं दोस्तों, और ये पांचों कहां पर हैं? उत्तराखंड में हैं। और यही बताना चाहता हूं आपको कि यही अलकनंदा जब अलग अलग स्थानों में अलग अलग नदियों से मिलती है तभी ये प्रयागों का निर्माण होता है। जो विष्णु प्रयाग होता है वह अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से निर्माण होता है, बाकी 4 का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, अश्व अक्षांश कौन सी पेटी को कहा जाता है? अश्व अक्षांश जैसे दोस्तों यह हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर यह 0 डिग्री है, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच उत्तर और 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच दक्षिण का पार्ट अक्षांश होता है। और यह उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी होती है। क्या? उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी होती है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। 30 से 35 डिग्री, कितना? 30 से 35 डिग्री के पास का ये क्षेत्र होता है। यहां से भी बातें समझ जाइएगा। डोल ड्रम निम्न दाब की पेटी कहां पाई जाती है दोस्तों? तो अत्यधिक निम्न दाब की क्षेत्र जो पाया जाता है वह भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है। जी हाँ, विषुवत रेखा के पास अत्यधिक निम्न दाब के क्षेत्र को डोल ड्रम्स कहा जाता है या निम्न दाब क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों? तो भारत में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय पाई जाती है या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है दोस्तों? तो भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, गर्म जलवायु है ना भारत की जलवायु। अगला है सन 2004 की
इस सुनामी जो द्वारा भारत के निम्न में से कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावी रहा है दोस्तों? तो आपको बता दे 26 दिसंबर की वो डेट है जब 2004 में ने क्या हुआ था दोस्तों, बर्मा प्लेट के नीचे जो क्या है अरेबियन प्लेट है वो नीचे चली गई थी, जिसके कारण एक भूकंप बहुत बड़ा बना था। उसी के कारण यह आया था दोस्तों भूकंप, यह मतलब यह सुनामी, और 11 देशों को इसने प्रभावित किया था। जी हाँ दोस्तों, भारत का सर्वाधिक जो प्रभावित हुआ था वह कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था? तो तमिलनाडु हुआ था। तो कोरोमंडल वहीं से लगा है, तो कोरोमंडल का तट सर्वाधिक है। और जो जिला प्रभावित हुआ था वो नागपट्टनम है। आगे है मृदाओं को निम्नलिखित आकार एवं मृदा के कण के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे व्यवस्थित करना है? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आप सोच रहे होंगे सर मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? दोस्तों, जब तक आप सफल नहीं होंगे और जब तक मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे, कहने का मतलब यह है संख्या जितना मैं सोचा हूं उसको पूर्ति नहीं करेंगे, तब तक आपका नाम कैसे? दोस्तों, आप हमारा साथ दीजिए और लगातार वीडियो को लाइक शेयर करके नहीं अपने दोस्तों अपने समाज तक इसको बताइए, क्योंकि भीम सिंह का उद्देश्य है समाज में रह रहे उस गांव के लोगों तक भी वीडियो पहुंचना चाहिए जो गांव में बैठे, जिनके पास पढ़ने का साधन नहीं है, जो आ नहीं सकते बहन बेटियां गांव से बाहर है, तो वो लोग भी अपनी शिक्षा को मजबूत कर सके। सर्व शिक्षा अभियान में नहीं एक हमारी ओर से भी यह पहल है और स्टडी 91 के परिवार की तरफ से भी पहल है। हर शिक्षक चाहता है कि जी हां दोस्तों हमारा देश शिक्षित हो, पढ़ लिख करके आगे आए। और दोस्तों कौन मैं इससे चार्ज आपका ले रहा हूं, बस आप मेहनत करते रहिए। चिकनी मिट्टी, बालू, बजरी, गाद, तो आपको पता होना चाहिए जो मृदा का सबसे बड़ा कण मतलब 5 mm के आसपास जो कण होता है वह बजरी का होता है। किसका होता है? बजरी का सबसे बड़ा कण होता है। फिर इसके बाद आपके बालू का होता है, फिर आपके गाद का होता है, फिर आपके चिकनी मिट्टी का होता है। तो पहले नंबर पर यह होता है, दूसरे पर यह है, तीसरे पर यह है और चौथे पर यह है। तो आपका बजरी मतलब 3 2 4 1, 3 2 4 1 जहां हो वही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों? तो इस तरह आप टेंशन नहीं लेना। लाल मिट्टी का रंग किस कारण लाल होता है? तो लोहे के आयरन ऑक्साइड, जो लोहे में ऑक्साइड होता है दोस्तों, उसी के कारण यह लाल होता है। क्या? अर्थात आपका नी लाल मिट्टी का रंग। अगला आने से पहले आपको बता दे टॉप 30 मॉक टेस्ट की श्रृंखला हमारे यहाँ जबरदस्त चल रही है दोस्तों। शायद यूपीएसआई की डेट भी आप देखे होंगे कि बढ़ने की संभावना निश्चित आ चुकी है, तो इसका फायदा जबरदस्त उठा सकते हैं। बहुत गजब कहानी। जलोढ़ मृदा में किस तत्व की प्रचुर मात्रा होती है? पोटास एवं चूना की सर्वाधिक मात्रा होती है, जबकि नाइट्रोजन की कमी होती है। याद रखना दोस्तों, समस्त मृदाओं में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जिसका निर्माण क्या होता है दोस्तों? नदियों द्वारा लाई गई मृदाओं के कारण होता है, वह आपका जलोढ़। भारत में सर्वाधिक विस्तार इसी का है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो वह आपकी जलोढ़ मृदा है। कौन सी है दोस्तों? वह आपकी जलोढ़ मृदा है। भारत में उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र जो अधिकतर है वह जलोढ़ मृदा से युक्त है। इस तरह आप देख सकते हैं, इसमें भी बांगर और खादर होती है, नवीन जलोढ़ मृदा और पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, यह याद रखिएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है दोस्तों। कहां पर स्थित है? तो विशेष करके उत्तर प्रदेश में स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और यह कहां पर है दोस्तों? तो यह आपके सोन नदी जो ठीक है ना दोस्तों, रिहंद नदी है, ठीक है, उसी तरफ दिखाई देने को मिलेगा। अगला क्या कहता है दोस्तों? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दुल्हस्ती है, चंबल है, गांधी सागर है, उकाई है, तवा है। तो तवा तो आपका दोस्तों यहीं पर है,
तवा में उकाई परियोजना ताप्ती नदी से संबंधित है। अब दुल्हस्ती परियोजना आपके चिनाब में है और गांधी सागर आपकी चंबल नदी से संबंधित है। तो दोस्तों पहले का दूसरा दूसरे का वन, पहले का दूसरा दूसरे का वन है, जहां पर मिलता है वही ऑप्शन आपका क्या होता है, सही होता है। आजकल ऐसे प्रश्न भी देखने को मिले हैं। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद कितने राज्यों से संबंधित है दोस्तों, तो जितना लास्ट में बढ़ा दिया है समझो वही है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। इस पर हमने बातें कर लिए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए आपको पता होना चाहिए हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति और उर्वरक के लिए भूरी क्रांति संबंधित है। तो कहने का मतलब यह है, एक आपका दोस्तों टाइम ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा क्या है, आपके प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, नहीं इनके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। श्याम क्रांति है, ठीक है, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी क्रांतियां हैं। तो इस तरह पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा जो मिल रहा है वह ऑप्शन नंबर आपके 1 में भी है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। जी हाँ दोस्तों, भारत में सर्वाधिक सोयाबीन जो अर्थात उत्पादित होती है वह मध्य प्रदेश राज्य में ही होती है, यह जानना चाहिए। सरसों के लिए आप कहानी दोस्तों राजस्थान प्रसिद्ध स्थान रहता है, कपास के लिए महाराष्ट्र आपका स्थान रखता है। तो इस तरह आप जान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जूट के लिए पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है, चाय के लिए असम प्रसिद्ध है, गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश, जबकि रबर के लिए केरल प्रसिद्ध है, लिखा है हिमाचल प्रदेश, तो गलत हो जाता है। रबर के लिए कौन, केरल प्रसिद्ध है। अगला दोस्तों आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, पश्चिम बंगाल करता है। विश्व में कौन करता है, तो बांग्लादेश करता है। चाय के लिए आप कौन सर्वाधिक, तो असम करता है। गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश है, रबर के लिए आपका केरल है। तो पहले का चौथा दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा दूसरे का तीसरा ऑप्शन नंबर आपका 1 में मिल रहा है, जो सीधा सीधा आंसर जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। चाय असम की मुख्य फसल है, एकदम सही बात है। कहवा तमिलनाडु का नहीं दोस्तों, कहवा मतलब कर्नाटक का प्रमुख फसल है। तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश, एकदम जी हाँ दोस्तों। जूट छत्तीसगढ़ नहीं दोस्तों, जूट आपका पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ 1 और 3 सही है, बाकी दोस्तों 2 गलत हैं। अगला प्रश्न आने से पहले आपको बता दे, बहुत सारे है कोर्सेस हमारे साथ चल रहे हैं, बच्चे लगातार अपना आंसर दे रहे हैं और इस आंसर को देख करके गजब कहानी दोस्तों, मन एकदम उत्साहित हो रहा है। अगला क्या है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। फिर पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों का भी, असम जैसे राज्यों, पंजाब हरियाणा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का भी गेहूं के उत्पादन में अच्छा स्थान है। तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश ही करता है दोस्तों, यह बातें आपको पता होना चाहिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। केंद्रीय अनुसंधान जो है दोस्तों वो आपका क्या है, लिखा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान जो है वह कहां पर है दोस्तों, तो आपको बताना पड़ेगा कहां पर है। फिर लिखा केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहां है, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहां पर है, और साथ ही साथ केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहां पर है। तो इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यह बहुत शानदार प्रश्न है। तो आपको राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान नागपुर, ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर, केंद्रीय आलू शिमला है, और आपका केंद्रीय तंबाकू राजमुंद्री है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका
सेकंड जाता है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है दोस्तों? लोनार मध्य प्रदेश की एक ज्वालामुखी झील है क्या? याद रखिएगा दोस्तों, नहीं, महाराष्ट्र की है। कहां की है? महाराष्ट्र की है। नक्की गुजरात की है क्या दोस्तों? ये कह रहा है। कोल्लेरू कहां की है? आंध्र प्रदेश की है क्या? पुलिकट कहां की है? केरल की है क्या? तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या? बहुत ही शानदार प्रश्न है। लगातार बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी बच्चों का उत्साह देख करके एकदम मजा आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, एकदम मजा आ रहा है। तो इस तरह बिल्कुल एकदम सही आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत शानदार प्रश्न है आपका। सही सुमेलित ढूंढना है ना, सही सुमेलित तो आपको मिल ही चुका होगा, बताने की क्या जरूरत है यार, जल्दी से बता दीजिए। तो लोनार जो है महाराष्ट्र की एक ज्वालामुखी झील है दोस्तों, यह बातें पता होना चाहिए। और यह झील जो है वह क्रेटर में स्थित झील है। दूसरा क्या है दोस्तों, आपको नक्की जो है वो राजस्थान की झील है, कोल्लेरू आपकी आंध्र प्रदेश की है। तो कहने का मतलब जो सही है वो तो ये सही है। पुलिकट आपका जो झील है वो केरल में नहीं है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित यह झील है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। चिल्का झील आपका एक लेगून झील है और यह उड़ीसा में झील स्थित है। साथ ही साथ यह एक खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है दोस्तों आपकी चिल्का झील। प्रवासी पक्षी यहाँ बहुत आते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम दिशा में लगाइए। पूर्व से पश्चिम दिशा में लगाना है तो मैं एक तरफ से लगा देता हूं, बाकी आप लोग लगा लीजिएगा। गारो आता है, खासी आता है, जी हाँ दोस्तों, जैंतिया आता है। 3 तो ये हो गए। फिर आपका एक नागा हिल्स भी दिया है क्या? तो नागा हिल से ये हो गया। अब जिस तरह कह रहा हो उधर लगा दीजिए दोस्तों। ये आपका पश्चिम से पूर्व है और यह आपका पूर्व से पश्चिम है। जिधर कहे बता दीजिए पूर्व से पश्चिम, तो पहला नागा हिल्स आएगा, पहले नागा हिल्स आएगा, फिर जैंतिया आएगा, फिर खासी आएगा, जी हाँ दोस्तों, फिर गारो आएगा। तो 3 4 1 2 3 4 1 2, ठीक है ना, 3 4 1 2, 3 4 1 2, जहां मिले ऑप्शन नंबर सेकंड उसी को सही कर लीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, आपका निम्नलिखित में से सही है। भारत के संपूर्ण भूभाग पर लगभग 10.6% श्रेणियां हैं। एकदम सही बात है, पर्वत श्रेणियां हैं। अच्छा, पर्वत श्रेणियां आपको देख लीजिए दोस्तों, जैसे क्या होता है, कुछ चीज जानना चाहिए। जैसे क्या होता है, ये सागर का पार्ट होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सागर का जैसे क्या होता है, ये जल का पार्ट होता है। इस जल के अगर ऊंचाई की दृष्टि से आप देखिएगा दोस्तों, 300 मीटर से, मतलब 150 मीटर से 350 मीटर, ठीक है, 150 मीटर से लगभग 300 मीटर तक अगर ऊंचाई रहती है तो इसे बोलते हैं मैदानीय क्षेत्र। सागर के ऊपर, ठीक है, मैदानीय क्षेत्र। फिर अगर 300 से ज़्यादा है, अर्थात 300 से 600 मीटर तक की ऊंचाई का क्षेत्र है तो इसे बोलते हैं पठारीय क्षेत्र, ठीक है। फिर 600 से अगर 1000 मीटर तक की ऊंचाई है, कितना, 1000 तक की मीटर की ऊंचाई है तो इसे बोलते हैं पहाड़ीय क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं, पहाड़ी क्षेत्र। और 1000 मीटर के ऊपर सारा जो क्षेत्र आता है वो पर्वतीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जानना चाहिए, आपका पर्वत क्षेत्र एकदम सही है। 18.5% भूभाग पर पहाड़ियां हैं, ये भी सही है। 27.7% भूभाग पर पठार है, ये भी सही है। और 43.2% भूभाग पर क्या, विस्तृत मैदान, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 यह सभी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला कौन थी दोस्तों? तो संतोष यादव थी और इन्होंने ही 2 बार, जी हाँ दोस्तों, एवरेस्ट
एवरेस्ट पर चढ़ करके दुनिया का शिखर पता किया था, याद रखिएगा। बछेंद्री पाल पहली ऐसी महिला हैं जो शिखर पर पहुंची थी, याद रखना। अरुणिमा सिन्हा पहली ऐसी हैंडकैप्टेड महिला हैं जो विश्व के सर्वोच्च चोटी पर, याद रखना, फतह किया था। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है यहां पर कंचनजंगा है। ठीक है, कौन है कंचनजंगा? अगर यहां K2 दिया होता तो K2 पर पहले लगता है, अर्थात गाडविन ऑस्टिन पर पहले स्थान पर जाता। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, वह दिया नहीं है। माउंट एवरेस्ट की 8850 मीटर है, जो दुनिया का सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह आपका कंचनजंगा भारत और सिक्किम के दोनों के बीच में है, और लेकिन उत्तराधिकारी जो भारत पूरा अपने कब्जे में लिया हुआ है, ये चीजें जान लीजिए, कब्जे में नहीं, अपना है ये है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन सी, मतलब कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मतलब गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों गुरु शिखर पर्वत श्रेणी क्या है? अरावली जो पर्वत श्रेणी है, कौन? अरावली पर्वत श्रेणी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट, ठीक है ना दोस्तों, माउंट आबू पर है। ठीक है, माउंट आबू पर है, लगभग 1722 मीटर इसकी क्या है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है, और यह राजस्थान की है। ठीक है, राजस्थान में है, यह बातें भी आपको पता होना चाहिए। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर उस समय, याद रखिएगा। बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, आपका कराकोरम दर्रा, जी हाँ, बनिहाल दर्रा, ऐसे बहुत सारे दर्रे यहाँ पर स्थित हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है दोस्तों? तो नाथुला दर्रा आपके सिक्किम में है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आपका, जी हाँ दोस्तों, पूरा शानदार श्रृंखला रही, जिस पर आपने देखा ताबड़तोड़ प्रश्न लगातार हम लोगों ने किया, हर एक प्रश्नों पर बात। तो दोस्तों आपने दिया हमारा इतना साथ, आगे भी वीडियो जब रुकेगा तो आप प्लीज इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा। आपका स्नेह प्यार हम पर बना रहना चाहिए। दोस्तों श्रृंखला कैसे लगी, एक विचार अपना जरूर दीजिएगा। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या होती है तो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल करके नहीं, जी हाँ दोस्तों, बात कर सकते हैं। लगातार चीजें चलती रहती हैं। तो आप सभी लोगों का स्नेह प्यार हम पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।